के इस नए क्लास में मैं आशीष कुमार आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैंने लास्ट क्लास में ये डिस्कस किया था कि वैदिक कल्चर में किस किस स्रोत यानी वेदों में क्या क्या कंटेंट है, इसकी बात हमने की थी। जब हम लोग वैदिक कल्चर की बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग प्री वैदिक कल्चर की बात करते हैं, और प्री वैदिक कल्चर में जब हम लोग उसके पॉलिटिकल स्टेटस की बात करते हैं तो स्रोत प्री वैदिक कल्चर का क्या है? केवल और केवल ऋग्वेद है। उसमें यह देखा गया कि आर्य जब इंडिया आए तो वो किस फॉर्म में रहते थे? ट्राइब्स के फॉर्म में रहते थे। एक ट्राइब्स दूसरे ट्राइब्स के साथ फाइट करता था, और जब एक ट्राइब्स दूसरे ट्राइब्स के साथ फाइट करता था तो फाइट करने में यह देखा जाता था कि उनका जो मेन इकोनॉमिक ऑक्यूपेशन था उसके लिए फाइट करते थे। तो किसके लिए फाइट करते थे? वो फाइट करते थे डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल के लिए। एक कबीला दूसरे कबीले की गाय की चोरी कर लेता था, तो उस गाय की चोरी के लिए पता की जाती थी कि मेरी गाय, एक कबीले की गाय किस कबीले ने चोरी करी है, तो फिर उस कबीले के साथ उनका फाइट होता था। और फाइट करने के लिए हर कबीले ने अपना एक राजा नियुक्त किया। अब यहां पर राजा के राइट्स को देखेंगे तो उसके पहले ये देख लो कि जो कबीला होता था उस कबीला को कहते थे जन। 5 जन फेमस था, इसलिए इसको हम लोग कहते थे पंचजन। अब जब हम लोग इस पंचजन की बात करते हैं तो उसमें कौन कौन से जन थे? तो वो था अनु, दोय, यदु, पुरु एंड तुर्वश। ये 5 जन थे। पांचों जन अपना फाइट करते थे। किस चीज के लिए युद्ध होती थी? तो युद्ध होती थी गाय के लिए। तो एक कबीले ने दूसरे कबीले से गाय की चोरी कर ली, उसके लिए फाइट होता था। तो हर कबीला जो था वह उसने फाइट करने के लिए अपना एक राजा नियुक्त किया था। अब यह ध्यान रखना कि राजा जो था वो क्या था? उस कबीले का केवल और केवल संरक्षक होता था। इसलिए इस राजा को पूर्व वैदिक काल यानी प्री वैदिक काल में राजा को कहते थे गोप्ता जनस्य। राजा को क्या कहते थे? गोप्ता जनस्य। अब चूंकि संस्कृत भाषा इसमें यूज होती है तो स्या का मतलब होता है का, जन का मतलब होता है कबीला, और गोप्ता का मतलब होता है संरक्षक। मतलब क्या हुआ कि इस समय कबीले, राजा जो होता था उसका केवल एक काम होता था, और वह काम था कबीले को संरक्षण देना। राजा को हेल्प करने के लिए, राजा को सहयोग करने के लिए कुछ अधिकारियों का एक ग्रुप होता था, और वो जो अधिकारी होते थे वह अपने कानों में एक विशेष तरीके का रत्न पहनते थे। इसलिए उसको हम लोग कहते थे, उन अधिकारियों के ग्रुप को कहते थे रत्निन। तो अब ये पूछा जाता है कि जो रत्निन होते थे उसमें वो कौन कौन से रत्निन थे और किस नंबर पे कौन सा रत्निन आता था। तो ये जरा ध्यान देना, पहले नंबर पे राजा आता था और पहले ही नंबर पे पुरोहित आता था। तो ये फर्स्ट नंबर पे आता था। सेकंड नंबर पे सेनानी आता था। तो अक्सर पूछा जाता था कि सेकंड नंबर पे कौन आते हैं, तो सेकंड नंबर पे सेनानी आता था। तीसरे नंबर पे राजा की रानी होती थी, और चौथे नंबर पे पालागल होता था, और 5वें नंबर पे रथकार होते थे। पालागल कहते थे विदूषक को, विदूषक कहते थे विद्वान को। सेनानी जो होता था वह कमांडर इन चीफ होता था। तो ये राजा एंड पुरोहित, सेनानी, रानी, पालागल एंड रथकार, ये जो होते थे उस समय रत्निन थे, जो अपने कानों में एक विशेष तरीके का रत्न पहनते थे। राजा जो होता था, चूंकि उसका केवल एक काम होता था, वह कबीले को संरक्षण देता था,
राजा की अपनी खुद की भूमि नहीं होती थी, इसलिए राजा जो टैक्स नहीं कलेक्ट करता था, यानी पूर्व वैदिक काल में टैक्स टर्म्स नहीं आया है, तो राजा क्या करता था? तो राजा केवल और केवल कबीले को संरक्षण देता था, और उस कबीले के जो लोग होते थे, दैनिक जीवन में जो चीजें यूज होने वाली होती थी वह राजा को चढ़ावा के रूप में देते थे, इसलिए उस चढ़ावा को कहते थे बलि। तो बलि क्या होता था? एक तरीके का स्वैच्छिक कर था। तो बलि क्या था? एक स्वैच्छिक कर होता था, इसको वॉलंटरी टैक्स कहते थे। राजा इसमें कोई कंपल्सरी नहीं कर सकता था कि आपको इतना पेमेंट करना है, यानी टैक्स टर्म्स इसमें नहीं आया था। तो क्या था? वह बलि था। तो राजा के आय का स्रोत कुछ नहीं था, राजा क्या करता था? ये बलि लेता था। दूसरा, ये ध्यान रखना, युद्ध करने के लिए राजा के पास अपनी सेना नहीं होती थी। तो राजा के पास अपनी सेना नहीं होती थी, तो सेना किसकी होती थी? तो सेना कबीले की होती थी। सेना किसकी होती थी? सेना कबीले की होती थी। और वो जो कबीला था वो 3 यूनिट में सेना बटी होती थी, उसको कहते थे सर्ग, व्रात और गण। ये सैनिक यूनिट होता था, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब ये ध्यान रखना कि अब राजा जो होता था वो ऑटोक्रेट ना हो जाए, यानी राजा ऐसा ना हो कि वह अपने हिसाब से शासन करने लगे, निरंकुश न हो जाए, इसलिए राजा के ऊपर कंट्रोल करने के लिए एजेंसी होती थी, उसको हम लोग कहते थे सभा, दूसरे कहते थे समिति, और तीसरा होता था विदत। अब ये सभा, समिति और विदत 3 एजेंसी होती थी जो राजा के ऊपर कंट्रोल करती थी, सभा, समिति और विदत। अब इन तीनों में सबसे ज्यादा किसका इंपॉर्टेंस है? तो ऐसा कहीं ऋग्वेद में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन यह ध्यान रखना कि ऋग्वेद में जो टर्म सबसे ज्यादा बार यूज हुआ है उसका इंपॉर्टेंस ज्यादा होता था। तो देखो, सभा 8 बार यूज होता था, समिति का 9 टाइम्स यूज हुआ है, एंड विदत का 122 टाइम्स यूज हुआ है। तो इसलिए किसका इंपॉर्टेंस ज्यादा था? तो इंपॉर्टेंस किसका था? तो विदत का था। अब इन तीनों के फंक्शन क्या हैं, जरा इसको देख लो। ये जो सभा होता था, ये सभा गांव के उस कबीले के वृद्ध लोगों का एक एसोसिएशन था। तो सभा क्या था? ये वृद्ध लोगों का एसोसिएशन था। और इस सभा का काम क्या होता था? जनरली सभा जो होती थी वह रिलीजियस मैटर पर डिसीजन लेती थी, और वो डिसीजन जो होती थी उसको इंप्लीमेंट कौन करता था? तो राजा करता था। तो सभा गांव के उस कबीले के वृद्ध लोगों का एक एसोसिएशन है जो राजा को रिलीजियस मैटर पर डिसीजन लेकर के देती थी, और राजा जो होता था उसको डिसाइड करता था। सभा के जो भी डिसीजन होते थे उसको कोई भी काट नहीं सकता था, इसलिए सभा को नरिष्ठा भी कहते थे। सभा को नरिष्ठा कहा जाता था। दूसरा समिति होता था। समिति का काम, समिति में कौन से लोग रहते थे? तो समिति में उस समय के सब लोग रहते थे, गांव का आम जन रहता था। समिति का काम होता था राजा का चुनाव करना और राजा को डिसमिस करना। तो यह समिति का काम होता था। विदत क्या था? विदत विद्वानों की परिषद होती थी, ये विद्वानों की परिषद होती थी। दूसरा, इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता था, तो इसका एक बात चीज ध्यान रखना कि इसके जब हम लोग काम की बात करते हैं तो ये ध्यान रखना कि उस समय लोग जो उपज करते थे, तो न तो गेहूं था और न तो धान की उपज होती थी। तो उस समय केवल और केवल जौ की जानकारी थी, जो पूरे ऋग्वैदिक कल्चर में उसको यौ कहा गया। तो चूंकि उस समय लोग कोऑपरेटिव फार्मिंग करते थे, एक साथ एग्रीकल्चर का काम करते थे, उसमें जो भी प्रोडक्शन होता था तो वो प्रोडक्शन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता था वह विदत करती थी। डिस्ट्रीब्यूशन कौन करता था? विदत करता था। किस बेसिस पर करता था? तो ये देखा जाता था कि लोगों के परिवार में कितने सदस्य हैं, और उस सदस्य के नीड्स के अकॉर्डिंग उस यौ का डिस्ट्रीब्यूशन करता था। तो विदत का काम क्या है? यौ का डिस्ट्रीब्यूशन करना, और ये विद्वानों की परिषद होती थी। ये ध्यान रखिएगा कि ऋग्वैदिक कल्चर में सभा, समिति और विदत, ये 3 एसोसिएशन थी जो राजा के ऊपर कंट्रोल करती थी। सभा को नरिष्ठा भी कहते थे। तो दिस आर द पॉलिटिकल स्टेटस ऑफ द प्री वैदिक कल्चर। ठीक है।
अब जरा एक इंपॉर्टेंट बात और इसमें देख लीजिएगा, हमने यह बताया था कि पुरोहित का अच्छा खासा इंपॉर्टेंस था, पुरोहित नंबर 1 पे आता था। तो पुरोहित का इतना अच्छा खासा इंपॉर्टेंस था कि इसी को लेकर के दास राग युद्ध हुआ था, यानी 10 राजाओं का एक एसोसिएशन था और उसने युद्ध किया था। तो ये दास राग युद्ध हुआ था, ये इसका क्या रीजन था, इसको जरा मैं ब्रीफ कर दूं, ये देख लीजिए, क्योंकि अक्सर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें देखो, इसको समझने के लिए समझ लीजिएगा कि ये भारत एक जन था। भारत क्या था? एक जन था। अब इस भारत जन का जो राजा होता था उसका नाम था सुदास। अब ये जो सुदास थे, इन्होंने शुरुआत में क्या किया कि अपना एक पुरोहित अपॉइंट किया था और वो पुरोहित का नाम था विश्वामित्र। तो सुदास ने अपना पुरोहित अपॉइंट किया और उस पुरोहित का नाम था विश्वामित्र। बाद में सुदास ने विश्वामित्र को रिप्लेस करके इनके जगह पर वशिष्ठ को अपना पुरोहित अपॉइंट किया। तो अब नए पुरोहित कौन हो गए? वशिष्ठ हो गए। पहले कौन थे? विश्वामित्र थे। इस बात पर विश्वामित्र काफी नाराज हुए और विश्वामित्र ने अपना एक एसोसिएशन बनाया, और वो एसोसिएशन जो बनाया था उसमें कितने राजाओं का, कितने कबीलों का एसोसिएशन बनाया था, तो वह 10 कबीले को एसोसिएशन बनाया। अब वो 10 जो कबीले थे उसमें कौन कौन से थे? तो वो अनु, द्वय, यदु, पुरु, तुर्वस, अनिल, पक्त, भलानस, शिव एंड विशानी। तो ये 10 एसोसिएशन था। इसको 2 पार्ट में बांटते हैं, 5 और 5 का ग्रुप है। 1 2 3 4 5। ये जो ग्रुप है यह आर्य थे और ये जो ग्रुप थे यह अनार्य थे। और सुदास क्या है? ये सुदास जो थे ये आर्य है। यानी अब विश्वामित्र ने इन 10 राजाओं का एक एसोसिएशन बनाया और इन 10 राजाओं के साथ किसका युद्ध हुआ? सुदास का युद्ध हुआ। अब इन 10 राजाओं के पुरोहित विश्वामित्र, सुदास के पुरोहित वशिष्ठ। रिजल्ट क्या हुआ? ये रिजल्ट हुआ कि सुदास की जीत हुई। क्यों? क्योंकि यह माना जाता था कि इनके पास वशिष्ठ जैसे पुरोहित थे। और यह युद्ध कहां पर हुआ था? तो यह परुष्णी रिवर के बैंक पर हुआ था। हमने आपको बताया था कि परुष्णी रिवर किस रिवर को कहते हैं? तो यह रावी रिवर को कहते हैं। तो यही 10 राजाओं का एसोसिएशन, यानी 10 को संस्कृत में दास कहते हैं, राजा को राज्य कहते हैं, इसलिए इस युद्ध का नाम पड़ा था दास राज्य युद्ध। तो ये आपका दास राग युद्ध है और इसी बात से ये पुरोहित की इंपॉर्टेंस समझ में आती है। अब जब हम लोग पॉलिटिकल स्टेटस की बात कर लेते हैं तो दूसरा हम लोग जल्दी से इसके एक इकोनॉमिक स्टेटस की बात कर लेते हैं। जरा इसको ध्यान रखिएगा, जब हम लोग इकोनॉमिक स्टेटस की बात करते हैं तो हमने आपको बताया था कि प्री वैदिक कल्चर, जब आर्य इंडिया आए थे तो उनको आयरन की जानकारी नहीं थी, तो वो लोग एग्रीकल्चर करना नहीं जानते थे। तो उनका मेन इकोनॉमिक ऑक्यूपेशन क्या था? तो मेन इकोनॉमिक ऑक्यूपेशन था पशुपालन, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल या कैटल रेयरिंग। गाय और घोड़ा उनके 2 इंपॉर्टेंट एनिमल्स थे। तो ये पशुपालन होता था और ये पशुपालन ऋग वैदिक कल्चर का मेन इकोनॉमिक ऑक्यूपेशन है। ये ध्यान रखिएगा, 1500 to 1000 बीसी का मेन इकोनॉमिक ऑक्यूपेशन क्या है? पशुपालन है। दूसरा, एग्रीकल्चर के नाम पे न तो गेहूं होता था और न तो धान होता था, तो कौन सी फसल होती थी? तो केवल और केवल यौ होती थी और इसी यौ को जौ कहा जाता था। लेकिन पूरे ऋग वैदिक कल्चर में ये यौ कहा गया है। तो पशुपालन मुख्य आर्थिक धंधा था और दूसरा यौ उपजाते थे। तो जो तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि उस समय जो बर्तन बनाई जाती थी वह बर्तन किस तरीके की थी? तो वह बर्तन रेड पॉटरी थी। ये ध्यान रखना स्टूडेंट्स कि ऑन द बेसिस ऑफ द पॉटरी इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री का क्लासिफिकेशन है। हर टाइम पीरियड में पॉटरी के अलग अलग कल्चर हैं। जब भी हम लोग पॉटरी की बात करते हैं, पॉटरी की बात करेंगे और वो पॉटरी NBPW पॉटरी होगी तो वो अर्बनाइजेशन को इंडिकेट करेगा। ये ध्यान रखिएगा।
तो प्री वैदिक कल्चर का ये इकोनॉमिक ऑक्यूपेशन। रेड पॉटरी का मतलब लाल मृद भांड, मृद का मतलब मिट्टी, भांड मतलब बर्तन, यानी मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे। किस कलर के होते थे? तो वह रेड पॉटरी होता था। तो ये आपका इकोनॉमिक ऑक्यूपेशन है। जब हम लोग उसके रिलीजियस स्टेटस की बात करते हैं तो ध्यान रखना, जब हम लोग उसके धार्मिक स्थिति की बात करेंगे तो धार्मिक स्थिति में क्या था कि ऋग वैदिक कल्चर में यह माना जाता था कि देखो वहां पर किसी भी तरीके के मंदिर के एविडेंस नहीं है। ऋग वैदिक कल्चर में क्या है? मंदिर का एविडेंस नहीं है। जब हम लोग ये बात करते हैं किसी भी समय के धार्मिक स्थिति की, तो ये आपके दिमाग में यह प्रश्न आता होगा कि हम लोग पूजा पाठ क्यों करते थे? तो ये पूजा पाठ करने का ऑब्जेक्टिव क्या था? तो उस समय पूजा पाठ करने का ऑब्जेक्टिव था प्रॉस्पेरिटी, संपन्नता। लोग संपन्न होना चाहते थे। किस लिए? तो वो लोग ये चाहते थे कि हमारे पुत्र पौत्र की संख्या बढ़े, हम बलशाली हो। तो इसलिए उन्होंने ईश्वर से जो प्रार्थना करी वह अपने आप को बलशाली करने के लिए किया था। तो ये ऋग वैदिक कल्चर में मंदिर का एविडेंस नहीं है। और संपन्नता जो थी वो उनका मुख्य उद्देश्य था। संपन्नता मोक्ष की प्राप्ति उद्देश्य नहीं था। तीसरा ये ध्यान रखिएगा कि कौन कौन से तरीके के भगवान की पूजा करते थे। तो ये ध्यान रखना कि 3 इंपॉर्टेंट देवता थे, इंद्र, अग्नि एंड वरुण। इंद्र से रिलेटेड 250 सूक्त हैं। 250 सूक्त किससे रिलेटेड है? इंद्र से। जैसे अब चूंकि मूर्ति पूजा उस समय होती नहीं थी, लेकिन उन्होंने कल्पना कर लिया कि वर्षा नहीं हो रही है तो किस भगवान की पूजा करें? इंद्र भगवान की पूजा करें। तो वो उससे रिलेटेड कितने सूक्त हैं? 250 सूक्त हैं। अग्नि को मानते थे। अग्नि को क्यों? क्योंकि यज्ञ जो पूजा पाठ करते थे तो वो पूजा पाठ करने के लिए क्या करते थे? तो यज्ञ करते थे और मंत्रों का उच्चारण करते थे। तो यज्ञ और मंत्रों का उच्चारण करते थे और यज्ञ में आहुति किसकी देते थे? सैक्रिफाइस किसकी देते थे? तो वो यौ की देते थे। तो अब मनुष्य और ईश्वर के बीच में माध्यम का काम कौन कर रहा है? अग्नि कर रही है। हम यौ ईश्वर तक पहुंचा रहे हैं। किसके माध्यम से पहुंचा रहे हैं? अग्नि के माध्यम से। तो अग्नि से रिलेटेड 200 सूक्त हैं। कितने सूक्त हैं? 200। वरुण क्या थे? वरुण को कहा गया, ये ध्यान रखना, ऋग वैदिक कल्चर में वरुण को कहा गया कि ये ऋतस्य गोपा है। गोपा का मतलब फिर मैं आपको बता रहा हूं, संरक्षक होता है। स्या का मतलब का, ऋत का मतलब होता है नैतिक नियम। यानी ऋत जो थे वह नैतिक नियम का संरक्षक है। कौन? वरुण। और वरुण से रिलेटेड 180 सूक्त हैं। तो ये आपके रिलीजियस स्टेटस की बात किया। और पूजा पाठ करने का तरीका क्या होता था? तो पूजा पाठ करने का तरीका जो होता था वह यज्ञ होता था और मंत्रों के उच्चारण होते थे। अब हम लोग वैदिक कल्चर यानी प्री वैदिक कल्चर के हम लोग सोशल स्टेटस की बात करते हैं, सामाजिक स्थिति की बात करते हैं। जब भी हम लोग सामाजिक स्थिति की बात करेंगे तो यह ध्यान रखना कि ऋग वेद के 10 मंडल, 10वें मंडल की बात सबसे पहले करेंगे। ऋग वेद का 10 मंडल, इसकी बात सबसे पहले करेंगे और उसके आधार पर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। ऋग वेद का जो 10वां मंडल है, इस 10वें मंडल का एक सूक्त है जिसका नाम है पुरुष सूक्त। यह ऋग वेद के 10th मंडल का पुरुष सूक्त है। और इस पुरुष सूक्त में यह बात लिखी हुई है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुए। किससे पैदा हुआ? ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, ब्रह्मा की भुजाओं से क्षत्रिय, जंघे से वैश्य और पैर के निचले हिस्से से शूद्र की उत्पत्ति। तो ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण,
भुजाओं से क्षत्रिय, जंघे से वैश्य और पैर के निचले हिस्से से शूद्र की उत्पत्ति है। और इन सब के अलग अलग अपने अपने काम हैं। तो ये ध्यान रखना, यहां पर ये बताने का ऑब्जेक्टिव क्या है कि ऋग्वेद के 10th मंडल के पुरुष सूक्त में ही सबसे पहले शूद्र शब्द आया है। अब उस समय सोसाइटी का जो डिवीजन था वो किस बेसिस पर था? यानी जब हम लोग बेसिस की बात करते हैं तो वह कर्म के आधार पर होगा और जन्म के आधार पर होगा। तो ऋग्वेद का 9th मंडल की बात करेंगे। ऋग्वेद के 9th मंडल में यह लिखा हुआ है कि गुरु वशिष्ठ ब्राह्मण थे, वशिष्ठ ब्राह्मण थे और उनके पिता मित्रवरु क्षत्रिय थे और उनकी माता जो थी उनका नाम था उर्वशी, वह परी थी, एंजल्स थी। यानी अब इसमें देखिए कि लेकिन फिर इसमें क्या करें कि सब लोग एक साथ रहते थे। यानी इस समय सोसाइटी का जो डिवीजन है वो किस बेसिस पे है? तो वह कर्म के आधार पर है। दूसरा, इसमें एक श्लोक है, इसमें कहा गया कि मैं एक कवि हूं, मेरा पिता वैद्य है और मेरी मां आटा पीसती है, लेकिन हम सभी लोग एक साथ रहते हैं। तो सोसाइटी किस बेसिस पर डिवीजन था? सोसाइटी कर्म के आधार पर डिवीजन था। तो यह ऋग्वेद का 9th मंडल और 10th मंडल के पुरुष सूक्त में ही सबसे पहले शूद्र की बात की गई है। यह ध्यान रखिएगा कि चाहे वो ब्राह्मण हो या शूद्र हो, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, या लड़का हो या लड़की हो, सब लोग गुरुकुल में जाते थे एजुकेशन लेने के लिए। तो जब तक किसी भी सोसाइटी के किसी क्लास में एजुकेशन के ऊपर प्रतिबंध नहीं है, तब तक उस समाज में उस क्लास की स्थिति में गिरावट नहीं है। तो ऋग्वैदिक कल्चर में सोसाइटी सबसे अच्छी सोसाइटी मानी जाती थी। लोग गुरुकुल में जाते थे एजुकेशन लेने के लिए और लड़कियां जब एजुकेशन लड़कियों को भी मिलता था, शूद्र को भी मिलता था, तो ऐसी स्थिति में बाल विवाह का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो बाल विवाह का कॉन्सेप्ट नहीं था और किसी तरीके के दहेज की बात नहीं होती थी, केवल गिफ्ट की बात होती थी, उपहार की बात होती थी। औरतें जो होती थी, महिलाएं जो होती थी, वह सभा और विदत में शामिल होती थी। यानी कि वहां पर यह देखा गया कि महिलाओं को हर जगह पर इक्वल राइट की बात करी गई है। महिलाएं जब वयस्क हो जाती थी, तो वैसी जब लड़कियां बड़ी हो जाती थी, तो फिर उन्होंने प्रपोज करती थी कि मुझको इस लड़के से शादी करनी है, और तब उस लड़के से शादी करा दिया जाता था। हाँ, वो वेदों का जानकार हो, मंत्रों का उच्चारण ठीक से करता हो, यज्ञ कर सकता हो, तो उसकी शादी उससे हो जाती थी। यानी ये बताने का मतलब क्या है कि समाज में महिलाओं की स्थिति, लड़कियों की स्थिति में गिरावट नहीं आई। तो ये आपका ये सोशल स्टेटस है। और जब हम लोग सोशल स्टेटस की बात कर लेते हैं तो ये ऋग्वैदिक कल्चर का सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस स्टेटस की बात करते हैं। लेकिन जब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं तो 1000 BC के बाद की बात करते हैं, तो 1000 BC ऑनवर्ड्स जो होता है वह लेटर वैदिक कल्चर है। और इस लेटर वैदिक कल्चर में जब सोर्स की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले बात होती है ब्राह्मण ग्रंथ की बात होती है, और दूसरे ग्रंथ की बात होती है उपनिषद ग्रंथ की बात होती है। तो 1000 BC ऑनवर्ड्स 1000 to 600 BC ये हम लोग लेटर वैदिक कल्चर की बात करते हैं। तो एक क्लास और हमारा वैदिक कल्चर में होगा जिसको कि हम लोग लेटर वैदिक कल्चर कहते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन और इस समय दे रहा हूं, आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देना कि इंडिया में कौन ऐसी दो पर्सनैलिटी थी इंडिया की जिसकी डेथ ब्रिस्टल में हुई थी। उन दोनों पर्सनैलिटी का नाम लिखना है। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, हम इसको नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर दूंगा। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, घर में रहिए, खूब पढ़िए। थैंक यू।